हाय गाइस व्हाट्सएप, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने द रिवॉल्यूशनरीज वाले टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 वाले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि 1815 की वियना ट्रीटी के बाद फिर से यूरोप में मोनार्की सिस्टम आ गया, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो मोनार्की सिस्टम के अंडर नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए वो लोग सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर रहे थे और उनको ज्वाइन कर रहे थे ताकि कैसे वो वहाँ पे वो लोग प्लान्स बनाते थे कि कैसे वो इस मोनार्की सिस्टम से छुटकारा पाएं। तो उसी के रिजल्ट के अनुसार 1830 में फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी हट गई और वहाँ पर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, यानी कि जो टोटल मोनार्की वाला सिस्टम था वो वहाँ पे खत्म हो गया। अब जब यूरोप में ऐसा हो गया तो इसी को देखा देखी ग्रीस में भी फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट होने लग गए, रिवॉल्यूशंस होने लग गए। तो 19th सेंचुरी में ग्रीस ने भी स्ट्रगल की कि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो वो लोग फिर वहाँ उनके स्ट्रगल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो लोग फ्री हो गए टर्की से और ग्रीक एक सेपरेट नेशन बन गया। और ये कैसे हुआ, कब हुआ? ये 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई, जिसके अंदर ये डिक्लेयर हो गया कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन है और वो अब टर्की से अलग हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसी जनरेट नहीं होती कि हम लोग अपनी टेरिटरीज को बढ़ाएं, अपने देश की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करें। हमारा देश का जो कल्चरल साइड है, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी नेशन को बिल्ड करने में। जो हमारे देश की कला है, पोइट्रीज हैं, स्टोरीज हैं, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, ये भी आपस में लोगों के बीच में कलेक्टिवनेस, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को क्रिएट कर। जो कल्चरल रोमांटिसिज्म की मूवमेंट थी उसका मेन एजेंडा था कि अपने कल्चर के थ्रू लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करें, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भी इम्पोर्टेंस दें और कल्चर के थ्रू लोगों के बीच में कलेक्टिवनेस, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बढ़ाएं। तो ऐसे ही एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ये एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कॉमन लोगों के बीच में कल्चर कैसे खोजा जाए ये इन्होंने बताया था थ्रू फोक पोइट्रीज, फोक डांस, फोक म्यूजिक। इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि आम आदमी के बीच में हम लोग कल्चरल फीलिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे फिलोसोफर ने अपने कल्चरल वैल्यूज को लेकर बुक्स, पोइट्रीज, म्यूजिक, डांस और जो भी कल्चरल साइड था उसका यूज करते हुए लोगों के बीच में कलेक्टिवनेस की फीलिंग, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को क्रिएट किया और जिससे हमारे बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग भी बढ़ने लगी। तो जो हमारा कल्चर था उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो जो 1830 का डिकेड था वो यूरोप के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से, मुश्किलों से भरा हुआ था। ये 19th सेंचुरी की शुरुआत थी और ये यूरोप के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स लेके आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग थे वो पॉपुलेशन में ज़्यादा थे और जॉब्स थे वो कम थे। इसी के चलते फूड के प्राइस थे वो बहुत बढ़ गए और इसका एक और रीज़न था क्योंकि उस साल बहुत ही बैड हार्वेस्ट हुआ था, यानी कटाई जो अच्छी नहीं हुई थी, खेती फसल अच्छी नहीं हुई थी। इसीलिए लोगों के बीच में भुखमरी बढ़ने लगी, पॉवर्टी बढ़ने लगी। ऐसे ही एक फेमस किस्सा है 1845 के सिलेसिया वीवर्स का। जो 1845 में सिलेसिया वीवर्स थे जो बुनाई करते थे, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट इसीलिए किया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और जो वो वापस में उनसे बदले में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ले लेते, लेकिन बहुत ही लो प्राइस पे। तो वीवर्स ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, रिवॉल्ट करने लगे। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस प्रोटेस्ट के एंड में जो 11 वीवर्स थे वो मारे गए। अब लोग इस बिल्कुल मोनार्की सिस्टम से तंग आ गए थे। हालांकि टोटली मोनार्की सिस्टम के अंडर नहीं थे ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम के अंडर थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, डेमोक्रेटिक नेशन चाहते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे कई सारे रिवॉल्ट्स बढ़ने लगे और एज अ रिजल्ट 1848 में कई जगहों से मोनार्क सिस्टम फुल्ली
हटा दिया गया, फुली डिथ्रोन्ड हो गया। इसी के चलते 1845 में फ्रैंकफर्ट का पहला पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ, जिसमें 831 मेंबर जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बोला जाता है। बट ये जो पार्लियामेंट था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट था, ये ज़्यादा सक्सीड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो इसका अपोज कर रहा था। बट ये प्रोटेस्ट यहीं नहीं रुके, ये प्रोटेस्ट आगे चलते गए और इसके थ्रू और ज़्यादा प्रोटेस्ट लोगों में और ज़्यादा रिवॉल्ट्स होने लगे। इसलिए होने लगे कि वो लोग फुल्ली डेमोक्रेटिक नेशन चाहते थे। दूसरे नेशन भी ये रिवॉल्ट्स करने लग गए डेमोक्रेसी के लिए। सो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक मेकिंग ऑफ जर्मनी। सो जो 1848 का रिवॉल्ट था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। लोग डेमोक्रेसी को चाहने लगे कि हमें मोनार्की सिस्टम से पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए। तो नेशनल यूनिफिकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा था जर्मन में, उसको लीड किया ओटो वन बिस्मार्क ने। किसके हेल्प के थ्रू? विद द असिस्टेंस ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जो प्रशियन आर्मी थी और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेटिक थे, उनके हेल्प के थ्रू उन्होंने ये प्रोग्राम लीड किया नेशनल यूनिफिकेशन का। और वो लोग फिर बाद में यूनिफाइड भी हो गए, जर्मन बाद में यूनिफाइड हो गया। और जो वहाँ का फर्स्ट हेड था वो था केसर विलियम वन, जो न्यू जर्मन का हेड था। मेकिंग ऑफ इटली। तो ऐसे ही यूनिफिकेशन के प्रोग्राम इटली में भी चलने लग गए। जो गुइसेपे मैज़िनी थे, उन्होंने इटली में जो यूनिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा था उसको लीड किया, बट वो फेल हो गए। फिर भी लेकिन ये थमे नहीं, ये रिवॉल्ट्स प्रोटेस्ट चलते रहे, यूनिफिकेशन प्रोग्राम्स चलते रहे, क्योंकि इनको पूरा इटली यूनिफाइड चाहिए था, डेमोक्रेटिक चाहिए था। तो 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, वो यूनिफाइड इटली के न्यू किंग बने। अब बात आती है ब्रिटेन की। तो जो ब्रिटेन का इंग्लिश पार्लियामेंट था, उसने रूलिंग मोनार्क सिस्टम की सारी पावर को सीज कर दिया, यानी जब्त कर लिया। 1801 में ब्रिटिश ने फोर्सफुली आयरलैंड जीत लिया। रिवॉल्यूशन को फेल होने के बाद वो आयरलैंड जीत गए। और ब्रिटिश कल्चर के, इंग्लिश कल्चर के प्रोपोगेशन के थ्रू, मास प्रोपोगेशन के थ्रू उन्होंने ब्रिटिश नेशन फॉर्म किया। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो 1871 के बाद जो बाल्कन रीजन था, वो मेन कारण हो गया टेंशन का नेशनलिस्ट के बीच में। बाल्कन रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते थे? मॉडर्न रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बोस्निया, सर्बिया, ये सब क्या थे? बाल्कन स्टेट्स थे, बाल्कन रीजन के हिस्से थे। मोस्टली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स थे, वो बाल्कन रीजन के इनहेबिटेंट थे। अब नेपोलियनिक वॉर्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी यहाँ के लोगों को भी इनकरेज किया फ्रीडम के लिए। तो यहाँ के लोग भी अब फ्रीडम के लिए रिवॉल्ट्स करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और एंड में इन्हीं सब लड़ाई झगड़ों के चलते वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। सो ऐसे ही नेशनलिज्म की चाह ने लोगों के मन में कलेक्टिवनेस की, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को बढ़ाया, और लोग नेशनलिज्म के लिए लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कई सारे रिवॉल्ट्स हुए। हालांकि जो यूरोपियन आइडिया था नेशनलिज्म का, वो कहीं और रिपीट नहीं हुआ। आज हर एक नेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है। कहीं पर फुली डेमोक्रेटिक नेशन है, तो कहीं पर वन पार्टी सिस्टम है, तो कहीं पर टू पार्टी सिस्टम है। बट जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ये स्टार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू ही हुई। So that's it guys for this chapter. I hope कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। And if you have any doubt related to this chapter, let me know in the comment section. And if you like the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the upcoming videos. तब तक के लिए stay safe. Bye bye.